Hello, welcome to Ranjit classes. All of the students 10th class. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4.2 हमने कंप्लीट की थी. आज हम करेंगे 4.3. बट 4.3 करने से पहले हम यहां पर सीखेंगे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था इसको मीडियम टर्म स्प्लिट करके किस तरह से सॉल्व करेंगे. मीडियम टर्म स्प्लिट करना हम 8th क्लास, 9th क्लास और अब 10th क्लास में भी हमने किया. ये मीडियम टर्म को स्प्लिट करके इक्वेशन को सॉल्व करना. अब यहाँ पर 10th क्लास है तो इसमें एक और फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब पहले हम उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और उससे हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. ये फॉर्मेट लिखा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अब हम जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा. सबसे पहले हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. उसमें फॉर्मूला क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac. d की वैल्यू फाइंड करनी है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. a b c तीनों वैल्यू हमारे पास फॉर्मेट में है तो यह b स्क्वायर माइनस 4ac. d की वैल्यू आ गई. अब यहां पर कंडीशंस आएंगी तीन. d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0. तीन कंडीशन जो भी हमारे पास d की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो d की वैल्यू को हम वेरीफाई करेंगे कि इन तीनों में से वो कौन सी कंडीशन में आ रही है d की वैल्यू. अब d की वैल्यू मोर देन 0 हो जाती है तब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे. इफ अब मैं एक एक को लेकर के बता रहा हूं कि क्या क्या होगा. अब अगर d की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट कंडीशन, तो हमने इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है. यानी कि हमारे पास आंसर मिलेंगे, इसके दो आंसर फाइंड हो सकते हैं हमारे पास इसके. तो कैसे होगा, अल्फा बीटा हम रूट्स के लिए लिख लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा. जो जीरोस हमने फाइंड आउट करनी है, एक अल्फा और एक बीटा, दो आंसर आएंगे. अल्फा बीटा के अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. प्लस से जो सॉल्व होकर आंसर आएगा वो अल्फा का आंसर आएगा, माइनस साइन से जो सॉल्व होकर आएगा आंसर वो बीटा का आएगा. दो आंसर कैसे, अब मैं अल्फा के लिए अलग कर देता हूं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा के लिए हमारे पास आंसर आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो ये अलग अलग करके दिखाया मैंने. तो अल्फा के लिए ये सॉल्व होगा, बीटा के लिए ये सॉल्व होगा. हम एक कॉमन फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो ये था हमारे पास कंडीशन फर्स्ट थी, जब हमारे पास d का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है. अब अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब हमारे पास जीरो जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या होगा, अल्फा बीटा. जब इक्वल टू 0 है तब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों इक्वल होंगे. तो क्या होगा अल्फा बीटा की वैल्यू, हमारे पास d इक्वल टू 0 हो गया तो क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस बी अपॉन 2a. दोनों का आंसर यही आ जाएगा. अब देखो, अब अगर d की वैल्यू 0 है तो यहां पर इसी फॉर्मूले में देखते हैं, d की जगह यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये तो खत्म हो गया सारा, ये वाला पार्ट 0 हो गया तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचता है, माइनस बी अपॉन 2a. तो ये आ गया माइनस बी अपॉन 2a. कब कंडीशन है, जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी. अब थर्ड कंडीशन है हमारे पास, d इज लेस देन 0. जब लेस देन 0 है तो तुमने यहां पर लिखना है नो सॉल्यूशन. तब तुमने यहां पर लिखना है नो सॉल्यूशन. ये सॉल्व करना ही, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. इसके बारे में तुम आगे सीखोगे 11th क्लास में जाकर के, जब मैथ करोगे तो वहां पर इस कंडीशन को आगे सॉल्व किया जाएगा. 10th क्लास में हमारे पास ये दो कंडीशंस है. इफ d ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द अल्फा एंड बीटा. फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. इफ d equal to 0 then alpha and beta both values are same, formula minus b upon 2a. और d less than 0 तो कोई सोल्यूशन ही सॉल्व नहीं करना, स्टेटमेंट दे देनी है नो सॉल्यूशन. अब हम एक क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करके देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से होगा. यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. क्या इक्वेशन है, 5x² माइनस
6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब हम ये सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने होने के लिए आएगी, मिडिल टर्म से सॉल्व लेता है तो मिडिल टर्म से सॉल्व करना, मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो रहा, उसके फैक्टर नहीं हो रहे, मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे, तब तुम यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ आओगे, उससे सॉल्व करोगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू -2। तीनों वैल्यू हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब तीनों वैल्यू लिखने के बाद हम फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हम फाइंड करेंगे d, फॉर्मूला लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो, -6 माइनस 4 इंटू 5 इंटू -2, 6 6 36 माइनस 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 प्लस, तो आ गया 5 10 10 4 जा 40। सॉल्व करेंगे, आंसर 76। हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव और 76। अब d क्या आ गया हमारे पास? d इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया? d की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होती है। अब हमने फाइंड करना शुरू करना है अल्फा एंड बीटा। -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, यह कंडीशन लेनी है। ये फॉर्मूला लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5। हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं करा। ये d का आंसर आ गया था हमारे पास। ये d इज इक्वल टू 76 था यहाँ पर। d इज इक्वल टू 76, d की जगह d की वैल्यू आ गई। b हमारे पास कौन है? -6 आ गया, फॉर्मूले का माइनस माइनस ये आ गया। 2 इंटू a की वैल्यू 5, 2 इंटू a। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 6 6 जा 36 माइनस में प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 10। अब रह गया 76। अब 76 को फैक्टर करते हैं, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई हो सके उसको करो। 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18। तो क्या आ गया हमारे पास? 2 2 और 19। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करके लिखता हूं तो मेरे पास आता है 2 अंडर रूट 19 अपॉन 10। अब यहां पर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को अलग करता हूं। अल्फा का आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 19 अपॉन 10 और बीटा का आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2 रूट 19 अपॉन 10। ये आ गया। अब यहां पर अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहां ये 2 है और यहां 6 है, 2 कॉमन निकल जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां भी 2 कॉमन निकलने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो भी हमारे पास आंसर आता है वो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसको यहां पर ये 2 कॉमन आ गया, 2 3 6 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया। इस तरह से कहा है मैंने। जैसे यहां पर ये था, इसका 2 कॉमन निकाला गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19, क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ गया बाहर। ये 2 3 6 था इसलिए यहां 3 आया अपॉन 10, इसको कैंसिल करा, हमारे पास 5 आ गया। तो अब हम ये वाली वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5, यहां पर ये दोनों की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर हम यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला, किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। ये नंबर, अगर कोई नंबर ऐसा आ गया जिसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता था, तो फिर इसके फैक्टर करके उसको सिंप्लीफाई करना है और उसको आगे लेकर चलना है। क्लियर हो गया किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर क्या है, जब हम इस फॉर्मूले को करते हैं तो हमारे को एक सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। बट जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट वाले फॉर्मूले से करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं, तो हमें थोड़ा सा, जिसको टेबल याद है, कैलकुलेशन फास्ट है, वो तो इजी कर लेगा, वो तो समझ में, क्योंकि उसको न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते ही समझ में आएगा कौन कौन से इसके फैक्टर होंगे। अगर किसी को वहां पर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को अगर इसी मेथड से सॉल्व करते रहेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तभी हमें वही मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हमारे पास कम हो जाते हैं। तो कोशिश रखो कि ज्यादातर क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करो। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन लेता हूं।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, यहां से डी फाइंड करना शुरू करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू आ गई -1, 4 इंटू ए इंटू सी, आंसर हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 8 ओवर द 6 इंटू 32, फिर आंसर क्या आ गया 33 आ गया। अब हम 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक। अब डी की वैल्यू फिर से क्या हो गया हमारे पास ग्रेटर देन 0, फिर से अल्फा बीटा फाइंड आउट करते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 33, 2 इंटू ए की वैल्यू 2, क्लियर हो रहा है ना, अंडर रूट 33 अपॉन 4, ये हो गया हमारे पास अल्फा बीटा, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता भी है। अब हम इसको अल्फा को अलग 1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और बीटा की वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मिडल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आती है तो किसी मेथड को ध्यान में नहीं रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड को लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो और उससे तुम हर एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर फाइंड हो सकता है। अब हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व करी, दोनों का आंसर हमें रूट में मिल गया। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा क्या हर एक इससे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर रूट में आएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं जिसका आंसर रूट में नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा और मैं उसको दोनों मेथड से मिडल टर्म स्प्लिट करके भी और दूसरे मेथड से मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं और क्लियर हो जाए तुम्हें भी कि आंसर दोनों का सेम ही होगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा। अब हम एक अभी जो मैंने तुम्हें बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उससे सॉल्व करनी इक्वेशंस, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया था। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, उनको लेते हैं और उसी में वो सारी प्रॉब्लम भी जो मैंने अभी कहा था तुम्हें कि किस तरह से होगा वो भी आ जाएगा और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारे पास। अब आता है हमारे पास ये क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करते थे होल इक्वेशन को, तो x से मल्टीप्लाई करा ये आ गया। अब इसको फॉर्मेट में लेकर जाते हैं -3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्या ये मिडल टर्म से सॉल्व हो जाएगा, क्या सीखा था हमने, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 1 ये 1 1 1 जब 1 के फैक्टर करके ऐसे नंबर मिलेगा जिससे प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या कहा था, अगर फैक्टर नहीं होते तब हम कहां जाएंगे, सीधा डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में चले जाएंगे और हम उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। हम पहले डी का आंसर फाइंड करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 9 माइनस और माइनस प्लस 4, 9 प्लस 4 13, क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सॉल्व करा, ये आ गया 3 3 9, ये माइनस और माइनस प्लस 9 4 और 4 आ गया, ये आ गया डी का आंसर हमारे पास, डी इज इक्वल टू आ गया 13। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा का आंसर जैसे बताया हुआ मैंने वैसे ही अल्फा बीटा का आंसर फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास
आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये मैं अभी करके हटा हूं, सॉल्व बता दिया मैंने, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेता हूं मैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 1/1 प्लस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। वो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है ये। अब इसको हमने सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या करेंगे हम, एलसीएम x प्लस 4 और x माइनस 7 मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, बीच में माइनस का साइन, अब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, x प्लस 4 और आंसर इक्वल में कौन है 30। फ्रैक्शन वैल्यू थी, इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम में दोनों नंबर का एलसीएम क्या करेंगे, वेरिएबल्स हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई और ये वाली वैल्यू इधर आ गई, बीच में माइनस का साइन है। सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, ये आ गया, सिंप्लीफाई, ये कैंसिल हो गया, -11, इनको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे, क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा -3x x प्लस 4 और x माइनस 7 ब्रैकेट इंटू करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x 4 से इंटू करना है, प्लस 4x माइनस 28, ये दोनों लाइक टर्म हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 28, ये इक्वेशन बनेगी। और इसमें एक फॉर्मूला भी सीखा हुआ था हमने, अगर याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ये फॉर्मूला था एक। इस फॉर्मूले से भी हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके कर लो, या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, ये समझ में आया जो बताया मैंने अभी यहाँ पर, इसको ध्यान रखना, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। ये आगे इक्वेशन, ये सॉल्व करके 11 आ गया, इज इक्वल टू 11/30। अब यहां पर ध्यान देना है, यहाँ करके दोनों न्यूमरेटर हमारे पास 11 है, LHS और RHS दोनों तरफ हमारे पास जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो सेम हो गई, तो मैं न्यूमरेटर वैल्यूज को सिंप्लीफाई क्या करना है हमने, आगे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 इधर आ जाएगा, तो हो गया -30, ये हो गया -30 इज इक्वल टू, ये वैल्यू उधर जाएगी मल्टीप्लाई होने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, दिखाई दे रहा है ना सबको, हालांकि मैं सामने खड़ा होकर दिखाई नहीं दे रहा किसी को। अब ये आ गया हमारे पास, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना, मैंने जो बातें बताई तुम्हें, मैंने में इंक खत्म हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तब भी इसके हो सकता है सॉल्व, क्योंकि प्लस होने पर 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, यहाँ पर 1 है, 1 2 2, तो 2 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, सिंपल हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो उससे भी हम करेंगे, दोनों को लेकर देखते हैं, मैंने कहा था देखेंगे दोनों से आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा। मैं पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 9 माइनस 8, तो आंसर आ गया 1। सो आ गया डी इज ग्रेटर देन 0
तो अल्फा बीटा के लिए आंसर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a फॉर्मूला लगाया माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी आ गया 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो आंसर आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब अल्फा के लिए आंसर आ गया हमारे पास 3 प्लस 1 अपॉन 2 और बीटा के लिए आंसर आ गया 3 माइनस 1 अपॉन 2। छोटा लिखा जा रहा है क्योंकि स्पेस कम है, मैं इसी में करना चाह रहा हूं पूरा। दिखाई दे रहा होगा। तो बीटा का आंसर हमारे पास आ गया 2 अपॉन 2। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 2 हो गया और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 1 हो गया। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 और 1 आंसर आ गई। यहां तक नजर आ गया होगा, दिखाई देगा होगा सबको मैंने जो लिखा है। कहीं स्क्रीन से आउट तो नहीं हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मिडल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं, देखेंगे कि हमने आंसर नहीं करना कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट में मैंने बताया था 2 और 1 आ गया फैक्टर हमारे पास। 2 1 2, 2 प्लस 1 3। अब इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। दिखाई दे रहा है ना यहां से। अब यहां पर x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आंसर इज x माइनस 2 और x माइनस 1 to 0। सो x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। तो यहां भी आंसर 2 और 1 आया और यहां पर भी आंसर 2 और 1 आता है। दोनों मेथड से हमने सॉल्व करके देखा। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है और उसमें ये भी हमने वेरीफाई कर लिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, अगर मिडल टर्म से स्प्लिट हो रहा था मिडल टर्म से भी स्प्लिट करके देखा क्या दोनों के आंसर सेम है। हमारे पास दोनों के आंसर सेम आ गए। तो इसका मतलब हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें जो हमें आसान लगता है, जिससे हम एक्यूरेसी ज्यादा लेकर के आए, जिसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, जिसको जो समझ में आता है। अब कई इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें हम मिडल टर्म को नहीं लगा पा रहे, पर हम हर एक क्वेश्चन में किसको लगा पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो बेहतर यही होगा कि हम सारे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। अब स्ट्रेंथ तुम्हारी अपनी है, कोई ये कहेगा कि मैं तो इसी से सॉल्व करूंगा, यहाँ तो गलती हो जाती है तो उधर ही, कोई कहेगा कि मैं तो जब ये मेरे को आता था मैं इसी से करूंगा। इच्छा है तुम्हारी, अच्छी बात है। कैलकुलेशन फास्ट है तो यहाँ पर हमारा टाइम बच जाएगा, यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ा लंबा जाता है, बट यहाँ पर गलत होने के चांसेस कम है। बट जिसको आता है उसके लिए ये भी ठीक है। टाइम सेव करना है, जो आसान हो जाए उससे करना है। मैंने दोनों बता दिए, जिससे सॉल्व कर सकते हैं उससे सॉल्व कर लेना। तो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे और इस तरह का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूटी एग्जाम के लिए भी और आगे जो एग्जाम होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हमारे पास आते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस। इसी एक्सरसाइज का हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस बनानी है, स्टेटमेंट रीड करनी है, उसके बाद हमने सॉल्व करना है। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा सॉल्व किस मेथड से करना है, वो जो तुम्हारी इच्छा होगी उस मेथड से तुम सॉल्व करते रहना। जो थोड़े वीक स्टूडेंट है वो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर ये ज्यादा टेंशन करें, उसी फॉर्मूले से वो उसे सॉल्व करें, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन लेते हैं, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह से हम उसको बनाएंगे। सिंगल वेरिएबल है इसलिए यहां पर हम, क्योंकि हम पीछे भी स्टेटमेंट करके आए हैं, वहां पर हमारे पास डबल वेरिएबल थे, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल को लेकर के होती है। हम क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं, इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ Rahman's is, the sum of the reciprocal of Rahman's is 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो कौन है हमारे पास, रहमान। तो रहमान की हम प्रेजेंट एज को हम क्या लेट करेंगे, एक्स लेट कर लेते हैं। पेन नहीं चल रहे, रहमान प्रेजेंट एज एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दो कंडीशन हमारे पास वहां पर, 3 years ago and 5 years from now। अब 3 years ago क्या लिखेंगे हम, और 5 years
फ्रॉम नाउ। 3 ईयर एगो के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और फ्रॉम नाउ में क्या करेंगे हम, एगो का मीनिंग माइनस या प्लस है, माइनस, और यहां आ जाएगा प्लस, यहां 3 आएगा और यहां आ जाएगा 5। 3 ईयर एगो, ध्यान रखना ये कंफ्यूजन ना हो जाए। 3 ईयर एगो x माइनस 3, 5 ईयर फ्रॉम नाउ x प्लस 5। अब क्या कहें, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। अब रेसिप्रोकल क्या होगा, ये तो छोटी बात है, x माइनस 3, और दूसरा रेसिप्रोकल क्या होगा, x प्लस 5। सम, ये आ गया सम, क्या वैल्यू बनेगी इसकी आंसर, 1/3। सम ऑफ रहमान्स प्रेजेंट इज x, 3 ईयर एगो x माइनस 3, 5 ईयर फ्रॉम नाउ x प्लस 5। मैं यहां पर ये लिखता नहीं है, उसको ध्यान रखना, ये तो पता ही है, ईयर्स जो एज है वो ईयर्स में होगी, वो अंडरस्टूड है। मैं लिखता नहीं हूँ कई जगह वैल्यूज में, बट लिख दिया मैंने। तो इन एज क्या आ जाएगी, इन का एज का जब हम रेसिप्रो करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। अब हमने अभी अभी सॉल्व करी है ऐसी इक्वेशन, वैसी बन गई, सेम उसी तरह की इक्वेशन बन गई, उसी तरह से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम यहां पर आ गया, ये x प्लस 5 फिर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। सिंप्लीफाई, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3। अब इसको फिर सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x, तो 5 3 15। अब ये कैसे कर लिया मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर सम ऑफ और ए बी और प्रोडक्ट ऑफ ए बी। सम करेंगे -3 और +5 को सॉल्व करा तो आ गया +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आ गया -15। तो इस तरह से लिख लेगा और जल्दी हो जाएगा। अब यहां पर इसको x प्लस x 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये तक चला जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50। अब इसको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं इसकी, एक्स स्क्वायर हो गया, पहले 6x उधर चला जाएगा तो 2x माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6x। अब क्या रह गया, -15 और -6, ये आ गया। इक्वेशन बनकर आई हमारे पास -4x और -21, ये आई हमारे पास इक्वेशन। अब इसको फिर सॉल्व करो, मेथड तुम्हारी इच्छा, वैसे मीटर टर्म करते तो 7 3 21, 7 3 4। मैंने क्या कहा, जिसको प्रॉब्लम है मीटर टर्म स्प्लिट करने में वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देगा, और इससे जो भी हमारे पास आंसर आएंगे वो आंसर किसका आ जाएगा, रहमान प्रेजेंट एज हमारी फाइंड हो जाएगी ईयर्स में। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना था वो क्लियर हो गया स्टेप सारा। तो ये था हमारे पास, ये क्या आया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थे स्टेप्स जिससे हमने इस इक्वेशन को किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन हमने किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने समझना था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने समझा, कंपेयर किया हमने मीटर टर्म स्प्लिट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, ये हमारा कंपेयर हो गया। और हमने फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन और कुछ इक्वेशंस ऐसी थी जिनको हमने क्वाड्रेटिक में चेंज करना था, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना था। तो अब कुछ आगे स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, उन स्टेटमेंट क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगी वो। और यहां तक जो हमने किया है उसकी प्रैक्टिस करना, और बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम अभी सॉल्व करना सीखेंगे
नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक्स।